राहुल खून से लथपथ अनजानी गलियों में भागता फिर रहा था। उसने कई दरवाजे खटखटाए पर हर कोई उसकी हालत देखकर दरवाज़ा बंद कर लेता था। कोई इसे शराबी तो कोई भिखारी समझकर धुतकार रहा था। कुछ लोग तो अंधेरे की वजह से दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे थे। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, तुम उस तरफ देखो और तुम उस तरफ, बच के ना जाने पाए। सुनकर उसे पता चला कि वो लोग अब भी उसके पीछे थे। खून ज़्यादा बहने के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। वो आसपास देखते हुए एक तंग गली में घुस गया। दूसरी तरफ से महक हॉस्पिटल से ड्यूटी करके वापस आ रही थी। राहुल पीछे देखता हुआ आ रहा था तो उससे टकरा गया। वो गिरते गिरते बची। उसने डांटते हुए कहा, देखकर नहीं चल सकते, शर्म नहीं आती, जानबूझकर लड़की को देखकर टकरा रहे हो। कहकर वो जाने लगी कि राहुल ने उसकी चुन्नी पकड़कर अपनी तरफ खींचकर धीरे से कहा, देखिए मेरे पीछे कुछ गुंडे लोग पड़े हैं, मुझे गोली लगी है, प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए। महक उसके इस तरह पकड़ने से घबरा गई और उसने एक झटके से उससे चुन्नी खींची और जाने लगी। तभी उसका ध्यान उसकी बात पर गया। वो मुड़ी और बोली, क्या कहा आपने? आपको गोली लगी है? मैं आपको जानती भी नहीं, मैं कैसे बचा लूँ? महक ने घबरा कर पूछा। राहुल उसे बताने के लिए उसके पास गया और लड़खड़ाते हुए वो उसके ऊपर ही गिर गया। महक दीवार के साथ सटकर खड़ी थी तो गिरने से बच गई। राहुल का सिर उसके कंधे पर था। महक ने उसके दोनों कंधे पकड़कर ऊपर को उठाया और उससे पूछा, आप कौन हैं? लेकिन वो बेहोश हो गया। महक ने उसे बाहों में संभाला और उसे लेकर धीरे धीरे नीचे बैठ गई। महक ने अपनी चुन्नी उसके पेट के ऊपरी हिस्से पर घुमा घुमा कर बांध दी ताकि खून को बहने से रोक सके। फिर उसने अपने हॉस्पिटल में फ़ोन किया और एम्बुलेंस मंगवाई। उसने जल्दी से अपने घर भी फ़ोन किया, हेलो मम्मी, हॉस्पिटल में इमरजेंसी है इसलिए रुकना पड़ेगा, कल भी हॉस्पिटल में ही रहूँगी। वो भी राहुल के साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बैठी, उसे हिम्मत देती रही। देखिए आप जो भी हैं इस तरह हिम्मत नहीं हारते, हम कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप अपनी आंखें खोलिए, देखिए सब आपका वेट कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा, आपके बहन भाई और मैं भी, प्लीज़ ज़िंदा रहिए। वो उसके हाथ को दबाए जा रही थी। कभी वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसकी धड़कन देखती तो कभी उसकी नाक के पास हाथ ले जाकर उसकी सांस चेक करती। उसकी धड़कन और उसकी सांस ठीक चल रही थी। उसे थोड़ा हौसला हो गया कि अब ये बच जाएगा। उसने इमरजेंसी में पहले ही फ़ोन कर दिया था। उनके हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स जल्दी जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन कई घंटे चला। उसके सीने और पेट के बीच अलग अलग हिस्सों में 3 गोलियां लगी थी पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। महक ओटी के बाहर उसका वेट कर रही थी। कई घंटों बाद उसे ओटी से बाहर निकाला तो डॉक्टर बोले, ऑपरेशन तो सफल रहा पर उसे अभी होश नहीं आया है। असल में खून ज़्यादा बहने के कारण ऐसा हुआ है, कुछ कह नहीं सकते कि कब तक होश आएगा। महक को उसके घर वालों का भी पता नहीं था, सो महक ही उसकी देखभाल कर रही थी। महक ने उसका एड्रेस जानने के लिए उसके कपड़ों की पॉकेट्स भी चेक की पर कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि नाम भी नहीं पता चला। महक उसके बेड के पास कुर्सी पर बैठ गई। वो उसका चेहरा देख रही थी। अब उसका चेहरा साफ कर दिया था। महक बैठी उसे ही देखे जा रही थी। वो हैंडसम ही इतना था। उसके छोटे छोटे घुघराले बाल, तीखे नैन नक्श, गोरा रंग और चेहरा बिल्कुल साफ था। मतलब गोरा बेदाग चेहरा। लड़कियां भी ऐसा चेहरा पाने के लिए तरसती हैं। तब महक ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसका कद 6 फुट के करीब था। महक सोच रही थी, अगर होश में आकर ये मेरे सामने खड़ा हो जाए तो ये इतना ऊंचा होगा, कितना अच्छा होगा। फिर महक उसके बारे में सोचने लगी कि इसका नाम क्या होगा, ये करता क्या होगा, वो लोग कौन थे, इसे गोलियां क्यों मारी, कहीं ये कोई डॉन वगैरह तो नहीं। सोचकर महक डर गई। वो इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। पिछले साल ही वो यहाँ पक्की हुई थी। उसे नींद आने लगी तो उसने नर्स को इसकी देखभाल करने को कहा और खुद स्टाफ रूम में सोने चली गई। रात के 10 बज गए थे। वो जल्दी ही सो गई। जब वो उठी तो उस अजनबी का ध्यान आया। वो जल्दी से मुंह धोकर उसके कमरे में आई पर वहाँ कोई नहीं था। उसने नर्स से पूछा तो उसने बताया, रात को कुछ लोग आए और उसे अपने साथ ले गए। क्या उसे होश आ गया था? क्या वो ठीक हो गया था? महक ने चिंता में पूछा।
नहीं डॉक्टर, होश तो नहीं आया था, पर जो उसे लेने आए थे वो बहुत ही रौब वाले लोग थे। पुलिस वाले लग रहे थे। 4 लोग आए थे, अपनी एम्बुलेंस भी साथ में लाए थे। अपने डायरेक्टर सर भी उनके साथ थे, तो मैं तो बाहर ही आ गई थी, नर्स ने बताया। अच्छा, अगर डायरेक्टर सर खुद आए थे तो ज़रूर कोई बड़ा बंदा होगा। अब कोई चिंता नहीं। मैं तो सोच रही थी कि अगर कोई डॉन हुआ तो मुझे मुश्किल हो जाएगी, महक ने कुछ सोचते हुए कहा। उस दिन के बाद अक्सर उन गलियों से गुजरती महक की आंखें उस चेहरे को ढूंढती। उसे लगता था कि शायद वो कभी उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाए तो उसे मिल जाए, पर वो रोज निराश होती थी, वो नहीं आता। महक को लगता कि वो कोई एहसान फरामोश होगा जो अपने बचाने वालों को मिलने भी नहीं आया। महक की आज छुट्टी थी। वो बैठी कोई केस स्टडी कर रही थी। स्टडी करते करते उसे उस अजनबी की याद आ गई। उसने पास पड़ी एक किताब उठाकर खोल ली, पर दिमाग उसका उस अजनबी में था। जाने कहाँ होगा, जाने कैसा होगा। वो बैठी सोचे जा रही थी। माँ ने पूछा, महक क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तेरी? क्यों, मुझे क्या हुआ है? एकदम ठीक तो हूँ, महक ने जवाब दिया। मुझे तो नहीं लगता कि सब ठीक है। अगर ठीक है तो ये किताब उल्टी क्यों पकड़ी है? माँ ने किताब सीधी करते हुए कहा। कोई परेशानी है तो बता। ओह नहीं माँ, यूं ही एक केस के बारे में सोच रही थी। महक ने जल्दी से किताब सीधी कर ली। आर्मी हॉस्पिटल। राहुल को 3 दिन बाद होश आया। उसने आंखें खोलते ही अपने आसपास देखा। वो आर्मी हॉस्पिटल में था। उसके पास ही कुर्सी पर करण बैठा सो रहा था। वो उसका खास दोस्त है। दोनों एक साथ ही आर्मी ऑफिसर्स बने थे, लेकिन राहुल अपनी काबिलियत से मेजर बन गया था, जबकि करण अभी कैप्टन ही था। अचानक करण ने आंखें खोली तो राहुल को जगह देखकर वो पगला सा गया। उसने डॉक्टर्स को आवाज़ दी और खुद उसके पास आकर पूछने लगा, कैसा है तू, ठीक तो है? मुझे पहचानता है? मैं तेरा दोस्त करण हूँ। राहुल ने उसे ऐसे देखा मानो वो कोई अजनबी हो और बोला, कौन हो तुम, मैं कहाँ हूँ? करण परेशान हो गया। वो कभी डॉक्टर को देखने बाहर जाता, कभी राहुल के पास आता। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। डॉक्टर के आते ही वो बोला, डॉक्टर ये मुझे पहचान नहीं रहा है, आप जल्दी आइए, कुछ कीजिए। डॉक्टर ने ध्यान से चेक किया, सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक लग रहा था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यादाश्त जाने जैसा कुछ लग तो नहीं रहा। अपना नाम बताइए। जी मैं मेजर राहुल बत्रा। राहुल करण को देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। ओके, ये बताइए इस वक्त आप कहाँ हैं, आपको क्या हुआ है, कुछ याद है आपको? डॉक्टर ने फिर पूछा। जी डॉक्टर, मुझे सब याद है, पर मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, सीक्रेट है, राहुल डॉक्टर से बोला। ओके, आप रेस्ट कीजिए, कहकर डॉक्टर करण से बोले, कैप्टन आपको किसने कहा कि इन्हें कुछ याद नहीं है? इन्हें तो सब याद है, ये बिल्कुल ठीक है। करण कभी डॉक्टर को तो कभी राहुल की तरफ देख रहा था। घबराहट में उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, सिर्फ आंसू आने बाकी थे। वो राहुल के पास आया और उसे पूछने लगा, तुम मुझे पहचानते हो? हाँ यार, मुझे सब याद है। अगर मैं तुझे कह भी दूं कि नहीं पहचानता तो तू कौन सा मेरा पीछा छोड़ देगा? उसने हंसते हुए कहा। करण बोला, साले शुक्र मना कि तू बेड पे पड़ा है, नहीं तो मार मार कर भरता बना देता। ये भी कोई मजाक करने की बात है? तुझे ऐसे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। पर ये तो बता, तेरा ये हाल किसने किया? मैं एक सीक्रेट मिशन पर था, अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। तुम कर्नल सर को खबर कर देना कि मुझे उनसे मिलना है। फिर कुछ याद करके राहुल बोला, करण मुझे यहाँ कौन लाया? 3 दिन पहले आधी रात को हमें खबर मिली कि तू सिटी हॉस्पिटल में है, सो हम वहाँ से तुझे यहाँ ले आए। तब से तू बेहोश पड़ा था। आज 3 दिन बाद होश आया है तुझे। भगवान की दुआ से बच गया, वरना मारने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जानता है, इतना भगवान को मैंने 25 साल में नहीं याद किया जितना इन 3 दिनों में किया है। ऊपर से तूने यादाश्त का ड्रामा करके अलग जान निकाल दी। करण नम आंखों से बोला, अच्छा बाबा माफ़ कर दे, तू तो मेरी जान है, तू जिंदा है तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है? तू बता रहा था मैं सिटी हॉस्पिटल में था, तुझे कुछ पता है कि मुझे वहाँ कौन ले गया? राहुल ने पूछा। नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो हेड ऑफिस से फ़ोन आया कि तुम्हें जाकर ले आए। हम गए और ले आए। मैं तो तुम्हारी हालत देखकर घबरा गया था, मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। करण बोला, असल में मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है कि मुझे लेकर आने वाली कोई लड़की थी। उसका चेहरा बड़ा प्यारा सा था, बस एक हल्की सी झलक देखी थी, फिर मैं बेहोश हो गया।
वो मुझे जगाने के लिए मुझे पुकारे जा रही थी और कह रही थी कि आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसमान से अप्सरा आई हो मुझे बचाने। उसकी वो एक झलक मेरी आंखों में और उसकी खुशबू मेरी सांसों में बस गई है। आय हाय, मेरा यार तो शायर बन गया है। वैसे एक नर्स बैठी तो थी वहाँ, पर वो तो मैरिड लग रही थी। हाँ, लग नहीं रही थी, पक्का मैरिड थी। उसने सिंदूर लगाया हुआ था और मंगलसूत्र भी पहन रखा था। तू अपने सपने को ध्यान से याद कर, वो अप्सरा नहीं होगी, साक्षात माता रानी आई थी तुझे बचाने। करण ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहा, क्या ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की मुझे वहाँ छोड़कर चली गई हो, या मुझे बेहोशी में सपने आ रहे हों, सपने में कोई अप्सरा आई हो। राहुल उसकी बात सुनकर बोला। तभी दरवाज़ा खुला और कर्नल सर अंदर आए। करण ने खड़े होकर सल्यूट मारा और वहाँ से बाहर आ गया। राहुल भी उठना चाहता था, पर कर्नल राठौड़ ने उसे रोक दिया। वेल डन मेजर, वी आर प्राउड ऑफ यू। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे भेजे हुए डाटा से हमें उनके कई ठिकानों का पता लगा है। मिशन इज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुल। अब तुम आराम करो, हम तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देते हैं, पर अपना फ़ोन हमेशा फ्री रखना, ओके? कर्नल रौबदार आवाज़ में बोले। यस सर, राहुल ने कहा। इस हालत में भी उसकी पर्सनालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की एक भी लकीर नज़र नहीं आ रही थी। उसका ऑरा अलग ही था। कर्नल राठौर जब बाहर निकले तो बाहर करण खड़ा था। कैप्टन करण आहूजा, तुम यहाँ इसकी देखभाल कर रहे हो। व्हाट अबाउट योर ड्यूटी? सर, हम मिलकर 2-2 घंटे की लीव लेकर इनका ध्यान रख रहे हैं, करण ने कहा। ओह, ऐसा करो, जब तक ये ठीक नहीं होता तुम्हारी ड्यूटी इसकी केयर करना है, बाकी काम का इंचार्ज किसी और को बना दो, कहकर कर्नल वहाँ से चले गए। करण भागकर अंदर गया। यार, कर्नल सर पर क्या जादू किया है, वो तो खुशी बहुत है। मैं तो घबरा गया था कि मुझे कहेंगे कि तुम्हें ड्यूटी ठीक ढंग से ना करने के कारण डिमोट किया जाता है, पर वो तो मुझे तेरी सेवा की ड्यूटी दे गए, कहते हुए इसके ठीक होने तक तुम्हारी ड्यूटी है इसकी केयर करना। करण कर्नल की आवाज़ की नकल करते हुए खुश होकर बोला। राहुल भी उसकी एक्टिंग देखकर हंस दिया। सिटी हॉस्पिटल। महक हमेशा की तरह बिजी थी। उसकी ड्यूटी इस बार गायने वार्ड से हटकर इमरजेंसी वार्ड में लग गई थी। यहाँ दूसरे वार्ड से ज़्यादा काम होता था। हर कोई बिजी ही होता है। कभी कोई मरीज आ जाता था तो कभी कोई, कभी मामूली चोट वाला तो कभी सीरियस एक्सीडेंट वाला। दिन में कई कई मौतें हो जाती थी। महक को अब इन सब की आदत हो गई थी। महीने के कुछ दिन ही बचे थे, फिर कहीं और बदली किसी और वार्ड में हो जानी थी। अक्सर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट हर महीने बदलते रहते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर को इमरजेंसी में ही मिलता था। महक सुबह से लगी हुई थी। जब थोड़ा फ्री हुई तो वो बैठकर अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर और अंगड़ाइयाँ लेकर शरीर को थोड़ा खींचने लगी। डॉक्टर अमन उसके पास आया। क्या हुआ, गर्दन में दर्द है क्या? लाओ मैं मसाज कर दूँ? नहीं, रहने दो, अब एक बार कर दोगे फिर 100 बार अपनी करवाओगे, महक ने हंसते हुए कहा। कमाल ही है महक, तुम तो अंतर्यामी हो। अच्छा यार, वो नया हेड डॉक्टर तनेजा बड़ा ही खड़ूस है। कल जरा सी गलती पर बेचारी रितु को कितना डांटा था। वो रोने लगी तो बोला, अगर आगे रोने से कुछ ठीक होता है तो मैं भी तुम्हारे साथ रो लेता हूँ, अमन बोले जा रहा था। महक बोली, पर वहाँ गलती रितु की थी। रितु को मरीज का कोई भी दवाई देने से पहले पेशेंट की फाइल चेक करनी चाहिए थी। उससे पूछ लेना चाहिए था कि हाइपरटेंशन तो नहीं है। ये नॉर्मल से सवाल तो हम अक्सर पेशेंट से करते हैं। ये तो शुक्र करो कि पेशेंट को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मुसीबत हो जाती। तभी वार्ड में हलचल मच गई। कोई एक्सीडेंट केस आया था, सभी जल्दी जल्दी वार्ड में गए। कार एक्सीडेंट हुआ था। कार में फैमिली के 3 लोग थे, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा था, जिनमें से उस आदमी को तो पहले ही डेड डिक्लेयर कर दिया। बाकी 2 लोग, वो लेडी और उसका बच्चा, सीरियस थे। वो लोग उन्हें ट्रीट करने लगे। डॉक्टर तनेजा भी वहाँ उनकी हेल्प करने आ गए थे। उनके टेस्ट करवा कर उन्हें सर्जरी के लिए भेज दिया गया। उनके घर वालों को पहले ही खबर कर दी गई थी। वो लोग भी बाहर आ गए थे। बुजुर्ग आदमी था, वो मरने वाले का बाप था। वो रोए जा रहा था और कह रहा था, मेरे पोते और बहू को बचा लो।
महक ने उन्हें हौसला दिया। शाम को महक की शिफ्ट खत्म हो गई। वो घर वापस आते उन्हीं गलियों से गुजरते हुए उस शख्स को याद कर रही थी। कैसा होगा वो? ठीक हो गया होगा क्या? हाँ, हो ही गया होगा। इतना समय हो गया है। वो खुद से ही सवाल करती और खुद ही जवाब देती। उसने अपने हॉस्पिटल में उसके बारे में छानबीन की तो पता चला कि वो आर्मी हॉस्पिटल में है। एक बार वो आर्मी हॉस्पिटल गई थी। उसने सारा हॉस्पिटल घूम कर देखा पर उसे वो नहीं मिला। ढूंढती भी कैसे? उसे नाम तो पता नहीं था उसका। आर्मी हॉस्पिटल। करण राहुल को खाना खिलाते हुए बोला, आराम से खा, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा खाने का। मैंने तेरे बारे में डॉक्टर से पूछा था। वो कह रहे थे कि पूरी तरह ठीक होने में महीना लग जाएगा। शायद कर्नल सर को पता होगा तभी महीने की ही छुट्टी दी है। भाई सीनियर हैं, उन्हें सब पता होता है। अच्छा एक बात सुन, मेरे घर तो नहीं बताया किसी को? मम्मी पापा यूं ही परेशान होंगे। राहुल बोला, नहीं, कर्नल सर ने तेरे घर तो क्या किसी को बताने से मना किया है। कहते हैं तेरा ट्रीटमेंट भी एक सीक्रेट मिशन है। खास आर्डर आए हुए हैं कि तुम्हारी बीमार होने की खबर बाहर ना जाए। करण ने उसे बताया। हाँ, सेफ्टी के लिए तो करना पड़ता है। यार रात फिर वो लड़की मेरे सपने में आई। पता नहीं क्यों दिल करता है एक बार उससे ज़रूर मिलूं। क्या पता वो ना हो, कोई और हो। वैसे भी क्या हुआ अगर वो शादीशुदा है? उसने मुझे बचाया था, शुक्रिया करना तो बनता है। पर मैंने उसके मंगलसूत्र और सिंदूर तो नहीं देखा। तुम्हें पता है उसकी आंखें बहुत ही प्यारी थी। बस एक बार बेहोश होने से पहले मैंने उन आंखों में देखा था। सच में कुछ नहीं भूल पा रहा। उसकी आंखें, उसकी खुशबू, उसकी आवाज़। राहुल अपनी ही बातों में खोया हुआ बोल रहा था। यार तू मिलने की बात ना कर, चाहे जो भी हो मैं तुझे ये गलती नहीं करने दूंगा। उसकी उम्र से मुझे लगता है कि वो ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि उसके कई बच्चे भी होंगे। तू जैसी बात कर रहा है उससे लगता है तू खुद तो पिटेगा और साथ में मुझे भी पिटवाएगा। देख वो आंटी हैं, कहीं उसे भी अपना दीवाना ना बना लेना, यूं ही किसी का तलाक ना करवा देना। हाथ जोड़ता हूँ तेरे, चाहे कुछ भी हो मैं तुझे ये गलती नहीं करने दूंगा। तुझे सलाह देता हूँ, तू सपने में देखकर ही खुश हो लिया कर, मिलने की बात भूल जा। करण उसे हाथ जोड़ते हुए बोला। राहुल को हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी। वो आर्मी गाड़ी में घर आया। करण उसके साथ उसे छोड़ने आया। उसे आर्मी की तरफ से घर मिला हुआ था। रैंक के हिसाब से उसे 5 कमरे वाला घर मिला था, पर राहुल ने अकेले ही रहना था, सो उसने छोटा सा घर लिया था। घर में 2 बेडरूम और एक हॉल था। करण घर साफ सफाई करने लगा। घर बंद होने के कारण गंदा हो गया था। तू रहने दे, मैं लेबर बुलाकर साफ करा लेता हूँ, राहुल बोला। करण ने देखा तो बोल पड़ा, अरे मैं इसलिए हूँ, मुझे तेरी सेवा करने के लिए ही छुट्टी मिली है। तू यहाँ बाहर गार्डन में ताज़ी हवा खा। करण ने उसे बाहर बिठा दिया और फ़ोन करके अपने दोस्तों को बुलाया। उसने साथ लगवाकर उनमें 2 से सफाई करवाई और 2 को खाना बनाने में लगा दिया। फिर खाना खाकर वो लोग राहुल का दिल लगाने के लिए अंताक्षरी खेलने लगे। ऐसा करते हैं, 2 टीम्स बनाते हैं, एक करण की दूसरी राहुल की। तुम दोनों अपने अपने मेंबर चूज करो, राज बोला। चलो ठीक है राहुल, पहले तू चूज कर ले, करण बोला। राज तू आजा, राहुल बोला। ऐसे ही उन्होंने एक एक कर लिए। अब करण की टीम में 4 और राहुल की टीम में 3 लोग थे। खेल शुरू किया। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, करण बोला। करण की टीम की बारी थी। उन्होंने माँ अक्षर से गाना गाया। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ग से गाओ, करण बोला। गीत गाता चल, बोराही गुनगुनाता चल। ल से गाओ, ल से गाओ, राहुल की टीम बोले। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। ये करण बोला। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। माँ, राहुल बोला। नहीं भाई, चीटिंग है, गाना तब पर खत्म होता है। करण की टीम ने शोर मचा दिया। ठीक है, हम पूरा गाना गा देते हैं, फिर थौ अक्षर वाला आता है, फिर उससे गाओ, राज बोला। राहुल ने भी हामी भरी। अब थौ से उन्हें म ही आसान लगा, सो उन्होंने म से ही गाया। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। 10 से गाओ, करण ने कहा। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। राहुल ने गाना शुरू कर दिया। वो बहुत ही सुर में गा रहा था। सब उसके गाने में मस्त हो गए।
उसने बंद किया तो करण बोला, यार तुम पूरा गाना ही सुना दो। हाँ सारा गाना सुनाओ, सभी एक साथ बोले। वैसे भी तुम्हारी सिचुएशन से मैच करता हुआ गाना है, करण उसके पास जाकर धीरे से बोला। तब राहुल ने गाना शुरू कर दिया। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी, ये गज़ल मेरी नहीं ये गज़ल है आपकी, मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया है आपने। कुछ देर गाना बजने के बाद सभी दोस्त चले गए, सिर्फ करण उसके घर पर ही रुका। राहुल को उस रात फिर वही लड़की दिखी। उसका चेहरा धुंधला सा था, पर उसने देखा कि लड़की ने अपनी चुन्नी को इसके पेट पर बांधा और उसके बहते हुए खून को रोका। तभी उसकी आंख खुल गई। वो रात को ही उठकर हॉस्पिटल से आए अपने कपड़े देखने लगा। उसमें वो चुन्नी भी थी। सारे कपड़े करण ने ढुलवा दिए थे। वो उसी वक्त करण के पास आया। उसने करण को जगाया। करण देख, मैंने कहा था ना कि वो कोई लड़की थी, वो मैरिड नर्स नहीं हो सकती। ये देख, मुझे उसकी चुन्नी मिली है, ये उसने खून रोकने के लिए मेरे पेट पर बांधी थी। करण गहरी नींद से जागा। उसने फ़ोन उठाकर टाइम देखा। सुबह के 5 बजे हुए थे। हॉस्पिटल में इतने दिन रहने के कारण थक गया था। थके होने के कारण करण से उठा नहीं जा रहा था, पर दोस्ती की खातिर उसने उठकर उससे चुन्नी को लेकर देखा और बोला, हाँ ये तेरे उन कपड़ों में थी जो तूने उस दिन पहन रखे थे। मैंने सारे कपड़े उसी तरह धोबी को धोने के लिए दे दिए थे। ये चुन्नी है, उसने मेरे पेट पर मेरा खून रोकने के लिए बांधी थी। इसका मतलब ये है कि जो मुझे सपने में दिखाई देती है वो चुन्नी बांधने वाली लड़की है, और फिर वो नर्स बाद में आई हो। सिटी हॉस्पिटल एक नया न्यूरोलॉजी डॉक्टर शिवम आया। उसकी ड्यूटी इमरजेंसी में लग गई थी। डॉक्टर तनेजा उसे वार्ड में लेकर आए और सबसे मिलाया। शिवम सबसे मिला। जब वो महक से मिला तो उसे देखता ही रह गया। डॉक्टर तनेजा उसे वहां छोड़कर चले गए। उनके जाते ही वो महक के पास आया और बोला, महक तुमने मुझे पहचाना नहीं? सॉरी, क्या हम पहले मिले हैं? महक ने पूछा। हम स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। मेरे पापा की ट्रांसफ़र हो गई थी तो हम भी पापा के साथ चले गए थे। आज भी मुझे पता नहीं था कि हम यहाँ मिल जाएंगे, शिवम बोला। मुझे याद नहीं, मतलब मेरी याददाश्त ऐसी ही है। सॉरी, पर अब आप यहाँ आ गए हैं तो अब याद रखूंगी और पहचान भी लूँगी, महक हंसते हुए बोली। शिवम उसे देखता रहा। उसने ये तो बता दिया कि वो इसके साथ पढ़ता था, लेकिन ये नहीं बताया कि वो उसका दीवाना था, उससे बेहद प्यार करता था। महक के पास आते ही शिवम ने अपना हाथ बढ़ाया। हेलो, मैं न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवम। ओह हेलो, वेलकम टू इमरजेंसी वार्ड, महक ने कहा। मैं स्कूल में तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन था। सच कहूँ तो मैं तुम्हें फॉलो करता था। तुम लाइब्रेरी जाती तो मैं भी जाता, जो बुक तुम लेती वही मैं लेता। तुम थी ही इतनी इंटेलिजेंट। कमाल है, आप न्यूरो सर्जन हो फिर भी आपको दूसरे इंटेलिजेंट लगते हैं। मैं तो आपसे बहुत जूनियर हूँ, महक बोली। शिवम कुछ बोलता उससे पहले ही डॉक्टर अमन आ गया। यार क्या कर रहे हो, जल्दी चलो, चाय ठंडी हो जाएगी। अमन महक को खींचते हुए ले जाने लगा। 1 मिनट अमन, रुको तो सही। डॉक्टर आप चाय पियेंगे? उसने शिवम से पूछा, पर शिवम ने मना कर दिया। सो वो चले गए। आर्मी कॉलोनी। राहुल बैठा आराम कर रहा था। करण काम पर जाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, सारा काम कर दिया है, ब्रेकफास्ट कर लेना, लंच मैं मेस से ले आऊँगा, ठीक है? आराम करना, यूं ही कोई काम मत करने लग जाना। ओके मेरी माँ, कुछ नहीं करूँगा, अब तू जा, लेट ना हो जाना, राहुल बोला। करण के जाते ही राहुल तैयार हो गया। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सिटी हॉस्पिटल चल दिया। सिटी हॉस्पिटल। महक नाइट शिफ्ट लगाकर वापस घर के लिए जा रही थी। वो जैसे ही हॉस्पिटल गेट के पास पहुंची तो बाहर से भागकर आते ही किसी बंदे से टकरा गई। वो जोर से गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। उसने आंखें खोली तो सामने काली काली आंखों वाला हैंडसम लड़का इसे पकड़े खड़ा था। महक ने कहा, थैंक यू। महक ने जब ध्यान से देखा तो उसे लगा कि ये वही उस दिन वाला अजनबी है। राहुल भी उसे देखता ही रह गया। राहुल ने भी महसूस किया, ये खुशबू तो वैसी ही है जैसी उस दिन मिली लड़की की थी। मैं उस खुशबू को कभी भूल नहीं सकती। इसके कपड़ों का स्टाइल भी उस लड़की के कपड़ों जैसा है। कितनी सुंदर है ये। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये वही है। राहुल और महक को सपनों में खोया देखकर अमन ने झूठ मूठ हंसा और महक से कहा, महक अब चलें? ओ हाँ। महक झट से अमन के साथ चल दी। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। उसे डर लगा कि अगर वो कुछ देर और रुकी तो उसका दिल फट जाएगा।
राहुल वहीं खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसे लगा कि कहीं ये इसका पति तो नहीं या बॉयफ्रेंड हो। चलो छोड़ो, मुझे क्या लेना। वो ऊपर इमरजेंसी वार्ड में चला गया। उसने वहां मिली नर्स से पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि आज से 20 दिन पहले रात 7 बजे के करीब मुझे गोलियां लगी हालत में कोई यहाँ लाया था? आप बता सकती हैं कौन लाया था? 20 दिन पहले? सॉरी, मैं यहाँ पिछले हफ्ते ही आई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। 1 मिनट, मैं रिकॉर्ड्स देखती हूँ, कहकर नर्स रिकॉर्ड देखने लगी। नर्स ने अंदर औरों से पूछा तो किसी को भी पता नहीं था। उसने रिकॉर्ड भी देखे लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई थी। राहुल निराश होकर वहां से चला आया। वो वहां से उस गली में घूमने लगा जहां उसे महक मिली थी। उसे आस थी कि शायद उसे वो लड़की मिल जाए। वो हर आने जाने वाली लड़की के मुंह को ध्यान से देख रहा था। उसे यूं ही घूमते देख किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जल्दी ही वहां पहुंच गई। पुलिस उसे आवारागर्दी के जुर्म में पकड़कर थाने ले गई। सिटी पुलिस स्टेशन। आप लोग इस तरह मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं आर्मी में हूँ, मेरा नाम मेजर राहुल बत्रा है। इंस्पेक्टर बोला, ओह ग्रेट, तुम आर्मी अफसर हो, तब तो तुम्हारा जुर्म और भी बड़ा है। तुम आर्मी में होकर ऐसा काम कैसे कर सकते हो? सर, मैं कोई गलत इरादे से वहाँ नहीं गया था। असल में मैं वहाँ किसी को ढूंढने गया था। आप मेरे फ्रेंड को आ जाने दीजिए। अभी कोई केस मत बनाइएगा, मेरे इतने सालों का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तभी वहाँ करण आ गया। वो आते ही बोला, क्या हो गया, तू यहाँ कैसे? करण आर्मी ड्रेस में था, इसलिए अब पुलिस वाले और रिपेयर करने वाले हैरान हो गए। करण ने इंस्पेक्टर से कहा, सॉरी सर, असल में ये मेजर हैं, हम एक सीक्रेट मिशन पर हैं, ये उसी सिलसिले में वहाँ घूम रहे थे। अब आप ही सोचिए क्या करना है। इंस्पेक्टर बोला, देखिए मैं आपकी बात समझता हूँ, पर ये लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं उनका क्या करें, ये किसी की नहीं सुनते, इन्हें समझा दीजिए। करण बाहर आया और कंप्लेन करने वालों से बोला, देखिए अगर हमारी वजह से आप सबको कोई तकलीफ़ हुई हो तो हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। असल में ये आर्मी के मेजर राहुल हैं, ये सीक्रेट मिशन पर यहाँ आए थे। इनको गोलियां लगी थी, ये मदद के लिए आप लोगों के गेट खटखटा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने इनकी मदद नहीं की। वो तो कोई भले घर की लड़की ने इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया तो ये बच गए। ये आज उसी लड़की को ढूंढने आया था। अगर उस लड़की ने बचाया नहीं होता तो आप लोगों की वजह से इनकी जान चली जाती। एक तो आपने इन्हें बचाया नहीं, ऊपर से आप लोगों ने इनकी कंप्लेन करके इन्हें पुलिस में कंप्लेन कर दी। सुनकर लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली और इन दोनों से माफ़ी भी मांगी। फिर वो लोग वहाँ से निकल आए। बाहर आकर करण बोला, वाह, आरोप भी क्या तगड़ा लगाया है, आवारागर्दी और लड़कियों को घूरना, हा हा हा। उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी। वो आगे बोला, वैसे सही है, आशिकी ही तो करने गए थे, मगर प्यार ने बड़ों बड़ों को मजनू बना दिया। अगर पुलिस ना पकड़ती तो शायद जनाब वहाँ गाना गाते फिरते। तू छुपी है कहाँ? अब तू चुप करता है या तुझे मुझे तंग करने के इल्ज़ाम में पुलिस को पकड़वाऊँ? आकाश उसे मारते हुए कहा। अरे मारना नहीं, ड्राइविंग कर रहा हूँ, कुछ हो गया तो बाकी पुलिस में मुझे दे दोगे तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें बचाने कौन आएगा? चल मजाक छोड़िए, बता उसका कुछ पता चला? नहीं, हॉस्पिटल भी गया था पर किसी को पता ही नहीं, सब कुछ सीक्रेट होने के कारण वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जिंदगी में आज पहली बार मुझे इस सीक्रेट शब्द से नफरत हो रही है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, करण ने शेर सुनाया। उस दिन के बाद राहुल ने उस लड़की को ढूंढना तो दूर, ढूंढने की कोशिश करना भी छोड़ दिया। उसने सोचा, अगर मेरी किस्मत में उससे मिलना होगा तो ज़रूर मिल जाएगी। वो अब पूरी तरह ठीक हो गया था और काम पर भी जाने लग गया था, पर अभी उसे डॉक्टर ने ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मना किया था। वो फ़िलहाल ऑफिस के काम ही देखता था। करण उसकी जगह कमांडो ग्रुप को प्रैक्टिस कराता था। सिटी हॉस्पिटल। महक की ड्यूटी अब गायनी वार्ड में थी। यहाँ काम कम होता है, इसलिए वो अब इतना बिजी नहीं थी। वो वहाँ बैठकर आगे की पढ़ाई कर लेती थी। वो गायनी स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी। वो बैठी पढ़ रही थी कि अमन का फ़ोन आया। वो अभी भी इमरजेंसी वार्ड में ही था। महक ने बिना नंबर देखे ही फ़ोन उठा लिया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से अमन बोला, नामुराद बेकदरे बेगैरत लोगों,
यहाँ से जाते ही यारों को भूल गई। अरे मैं कहाँ भूलूँ हूँ, तुझे ही तो याद कर रही थी। मैंने जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर रितु से तेरी शादी हो गई होती तो वो भी आज प्रेग्नेंट होती और मुझसे ट्रीटमेंट कराती। महक ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ कर लो मजाक, हम दोस्त बनाते ही इसलिए हैं। आप उन्हें अपने जख्म दिखाओ तो वो उस पर नमक छिड़के। अमन बोला। हाँ ये क्या कह दिया, तुम शायद एक बात भूल गए। हाँ मिर्च ऐड करना भूल ही गए, नमक के साथ मिर्च भी छिड़कते हैं। हाँ कहकर महक जोरों से हंस दे। हंस लो, दूसरों पर हंसना आसान है, जब तुम्हें किसी से प्यार होगा ना तब पूछूंगा। अमन बोला। शिवम पास बैठा उसकी बातें सुन रहा था। महक जिस दिन से गई उस दिन से अमन की उससे बात नहीं हुई थी, सो उसने फ़ोन कर लिया। महक को प्यार का नाम सुनते ही उस अजनबी की याद आ गई। वो उसे एक पल के लिए भी नहीं भूलती थी। वो बोली, ये प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता, मेरी किस्मत में भी शायद प्यार है ही नहीं। ऐसी बात क्यों कर रही हो, अभी उम्र ही कितनी है, आज नहीं हुआ तो कल पक्का कोई ना कोई मिल जाएगा। कहते हैं भगवान ने सबके लिए जोड़े बनाए हैं, देर से ही सही मिलते ज़रूर हैं। हम दोनों के लिए भी जोड़े बनाए होंगे, जल्द ही मिल जाएंगे। जो तुम्हारी इतनी लड़कियों से चक्कर था उसमें कोई भी तुम्हारी जोड़ीदार नहीं थी क्या? मेरा मुकाबला खुद से ना करो, मुझे तो अभी पहला ही ढूंढना है। असल में जो ऊपर वाले ने हम दोनों के लिए जोड़ीदार बनाया है वो अभी हमें मिला ही नहीं। चल छोड़, तू यहाँ आ जाया करो, हमें तो यहाँ से हिलने की मनाही है। अमन बोला। अच्छा आ जाऊंगी। फ़ोन बंद करके महक उस दिन को याद करने लगी। महीने से ऊपर हो गया था मगर उसे आज भी ऐसा लगता था कि कल की बात है। वो खून से लथपथ उसकी गोद में पड़ा है और वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है। वो खुद को समझाती थी कि अब उसे भूल जाओ, वो अब नहीं मिलेगा। अगर उसने मिलना होता तो कब का मिल जाता। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना है, आँख खुलते ही टूट गया। वो जितना भूलना चाहती वो उतना ही याद आता। क्या महक और राहुल एक दूसरे से मिल पाएंगे? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।